हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। और हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का जो क्लास है ये खत्म कर लिया है। आज आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों की इच्छा थी कि रिवीजन हो जाए। तो इससे आप देखेंगे आज लगभग सभी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन लिए गए हैं, और वो क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं और आपने इसको पहले भी सॉल्व किया है। लेकिन अपने आप को फिर से चेक कीजिए कि जो भी पढ़ा है उसमें से क्या ये सारे पॉइंट्स याद हैं या नहीं याद हैं। तो आज आपका रिवीजन क्लास है और आपका टेस्ट भी, और इसको ईमानदारी से बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, कितना सीरियसली आप लोग पढ़ रहे थे और कितना आप लोगों को समझ में आया, पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की। और आप जो आज का क्लास है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? पहला स्टेटमेंट है, संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है कि संस्कृति किसी भी समाज के सार्वभौमिक विशेषता नहीं है? दूसरा है, व्यक्ति उच्च बुद्धिमत्ता के आधार पर संस्कृति को बिना सीखे प्राप्त कर सकता है। क्या यह सत्य है कि अगर कोई बहुत बुद्धिमान है तो वो किसी भी संस्कृति को सीख सकता है, मतलब प्राप्त कर सकता है बिना सीखे? तीसरा है, मनुष्य का व्यवहार उस संस्कृति से निर्धारित होता है जिससे वे संबंधित होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि किसी भी मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा ये उसकी संस्कृति डिसाइड करती है? और चौथा है, पशुओं को अपने समाज में संस्कृति होती है। यहाँ पे कह रहा है कि पशुओं की भी अपने समाज में संस्कृति होती है। तो क्या पशुओं का भी अपना संस्कृति होता है? हमने इसके पहले भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में आपको ज़रा सा भी देर लगना चाहिए। आपको पता है पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सभी समाजों की विशेषता है संस्कृति। दूसरा भी गलत है, क्योंकि बुद्धिमत्ता यानी कि कोई आदमी बुद्धिमान है तो उसकी संस्कृति, उसका सोच, उसके विचार अच्छे होंगे कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब दूसरा भी गलत है। तीसरा बिल्कुल सही है, आपका व्यवहार वैसा ही होगा जैसी आपकी संस्कृति होगी, आप उसी तरह का आपका बिहेवियर होगा, उसी तरह की आपकी थिंकिंग होगी। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। और पशु समाज की कोई संस्कृति नहीं होती है, पशुओं का अपना कोई संस्कृति नहीं होता, कोई सभ्यता नहीं होता है। तो आपका सिर्फ सी सही है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। दूसरा, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना बच्चों कौन सा कथन है जो कि सही है। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पहला स्टेटमेंट है यही आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है? क्या राजरानी मंदिर ओडिशा में है? क्या कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है? क्या भीमेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश में है? आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। और आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और आई होप आपको याद भी होंगी सारी चीज़ें। आपको पता है कि विद्याशंकर मंदिर ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। आपका राजरानी मंदिर ओडिशा में है, ये भी सही है। और आपका कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में, ये भी करेक्ट है और एग्जाम में कई बार आया है। लेकिन भीमेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गांधार कला क्या ये कुषाण काल से संबंधित है? क्या जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट से संबंधित है? क्या मिलिंदपन्हो मिनेंडर से संबंधित है? क्या तक्षशिला पतिक से संबंधित है? या ई इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। और हमने इसके बारे में भी पढ़ा है और ये आईएएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता आपको गलत करना चाहिए, क्योंकि गांधार कुषाण काल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन फर्स्ट का सही है। मिलिंदपन्हो मिलेंडर से संबंधित है, सही है। और तक्षशिला आपका पतिक ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्या ये चोलों ने करवाया है, या पल्लव ने करवाया है, या ये चेदियों ने करवाया, या बुंदेला ने करवाया है, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया हो? और आपको मैंने कई बार ये डिस्कस किया है और एग्जाम में चूंकि कई बार आया है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने किया। और हमने बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है कि किसने किया है, किस शैली में बना है, कौन कौन से मंदिर हैं। रथ मंदिर है, सप्त पैगोडा है जिसमें द्रौपदी शामिल नहीं है, द्रौपदी सबसे
छोटा है और धर्मराज का सबसे बड़ा है। सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं और आपको पता है ये पल्लव वंश का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं चित्रित चित्रकारी है, लेकिन ये किस गुफा से संबंधित है आपको बताना है। बोधिसत्व पद्मपाणि यानी कि वो बोधिसत्व जिनके हाथ में कमल है, ऐसी तस्वीर बोधिसत्व का किस गुफा में बड़े पैमाने पर पाया गया है। क्या ये अजंता में मिला है, या ये बादामी में मिला है, या बाघ में मिला है, या येलोरा में मिला है। और हमने गुफाओं को भी बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है कि कौन सी गुफा किस राज्य में है, कौन सी गुफा किस राज्य वंश से संबंधित है, और कौन सी गुफाओं का निर्माण किसने किया, और कौन सी गुफाओं से क्या क्या मिला है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को रट गई होंगी और मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या गांधार कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या मथुरा कला में हिंदू, बौद्ध एवं जैन सभी धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई जाती थीं। क्या अमरावती कला सफेद संगमरमर का जो है प्रतिनिधित्व करता है। क्या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। और ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 तरह के मूर्ति कला भारत में प्रचलित थी। एक तो गांधार कला जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था, दूसरा मथुरा कला जो मथुरा के आसपास था, तीसरा अमरावती। और हमने इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा कि किस कला के विकास में किस राजवंश ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, और इन कलाओं के मतलब उपयोग में या बनाने में कौन से पत्थरों का उपयोग किया गया है, कौन से धर्म से कौन सी कला संबंधित है, और क्या क्या विशेषताएं, इन सबको हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ा है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सॉल्व करते हुए, और मुझे लगता है कि आपने सही आंसर को ढूंढ लिया होगा कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं, सभी आपके सही हैं। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए ये चीज़ बताने में। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है। और ये एग्जाम में आ चुका है कि बड़ी ठड़ी किस शैली का है, और आपको पता है इसको भारत का मोनालिसा कहा जाता है। और ये पेंटिंग जो है ये किसी की प्रेमिका का है। आप मुझे बताएंगे किसकी प्रेमिका का ये चित्र है जिसको बड़ी ठड़ी कहा जाता है। एक कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। पहला है क्या ये बूंदी शैली में है, दूसरा है क्या ये जयपुर शैली में है, तीसरा है क्या ये कांगड़ा शैली में है, और चौथा है क्या ये किशनगढ़ शैली में है। आपको बताना है भारत का मोनालिसा यानी कि बड़ी ठड़ी जो पेंटिंग है ये किस शैली में है, और आपको पता है ये किशनगढ़ शैली में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। क्या पुथुक्कली शाल तमिलनाडु का है, क्या सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र का है, क्या उप्पाड़ा जमादानी साड़ी कर्नाटका का है, या इनमें से कोई नहीं है जो कि सुमेलित हो। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है, और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। आपको पता है सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र का तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुजनी कढ़ाई किस राज्य का है, कमेंट कीजिएगा। आपका पहला ऑप्शन सिर्फ सही है, दोनों आपके गलत हैं, और इनका सही आंसर जरूर ढूंढिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। क्या गरबा लोक नृत्य गुजरात का है, क्या मोहिनीअट्टम लोक नृत्य केरल का है, क्या यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटका का है, या ये सभी सुमेलित हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आपको ये बताने में काफ़ी खुशी होगी जो कि बहुत इजी है, और आपको पता है कि सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। ये एग्जाम में आ चुका है। लाला कलावंत नाम है, लाला कलावंत है, इनसे किसने संगीत की शिक्षा ली है। क्या ये हुमायूं हैं, या जहांगीर है, या अकबर है, या शाहजहां है। और हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा था कि हुमायूं को भी कभी फुर्सत नहीं मिला ऐसा करने का, और जो जहांगीर है इन्हों पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। जो आपके अकबर हैं इन्होंने जो है शिक्षा लिया था लाला कलावंत से हिंदू संगीत का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या यक्षगान कर्नाटक का है, क्या कथकली आपका केरल का है, क्या तमाशा राजस्थान का है, क्या नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, और ये भी बहुत आसानी से आप बता सकते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और आपको पता है यक्षगान तो एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, ये कर्नाटक का है, बिल्कुल सही है। और कथकली तो बिल्कुल ही नहीं भेरेंगे, केरल मतलब नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये केरल का है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है। और आपका तमाशा आप जानते हैं राजस्थान का नहीं, ये महाराष्ट्र का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। और नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अभी भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
बाकी जो चैप्टर्स हैं उनसे हैं। और आपको बताना है कि भारत में विदेशी सहयोग से निर्मित प्रथम फिल्म निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा फिल्म था जो विदेशी सहयोग से बना था, वो पहली मूवी कौन सी है? क्या वो गंगावतरण था, या नल दमयंती था, या आलमारा था, या इनमें से कोई नहीं है जो कि जो पहली बार बनी है विदेशी सहयोग से। और ये भी आपको पता होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। नल दमयंती ऐसी मूवी है जो विदेशी के सहयोग से बना है, और आलमारा पहली जो है बोलती मूवी थी, और पहली जो फीचर फिल्म थी ये हरिश्चंद्र था। ये सब हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या चपचारकुट त्योहार मिजोरम का है? क्या खोंग जाम परवा लोकगीत मणिपुर का है? क्या थांगता नृत्य सिक्किम का है, या इनमें से कोई नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। और आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। हमने इसको देखा था कि चपचारकुट नृत्य आपका मिजोरम का है, और जो आपका खांग जाम परवा लोक नृत्य है मणिपुर का। लेकिन आपका जो थांगटा है ये भी मणिपुर का है, ये सिक्किम का नहीं है, और इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या सिंधु लिपि को हड़प्पा लिपि कहा जाता था? क्या मलयालम लिपि को करेली लिपि कहा जाता था? क्या तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि को आंध्र लिपि कहा जाता था? क्या मैथिली लिपि को तिरहुता लिपि कहा जाता था? या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। और ये भी मुझे लगता है आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैंने बताया था कि भारत में कितनी प्रकार की लिपियों का प्रचलन है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी लिपि से कौन सी लिपि का विकास हुआ है और वो किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। कल्हड़-कृत राज तरंगिणी कुल कितने तरंग में बटा हुआ है? ये आईएएस का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी, आपको पता राज तरंगिणी कहाँ का इतिहास बताता है? कश्मीर के इतिहास की जो चर्चा है ये राज तरंगिणी से पता चलता है। ये कितने तरंग में है? क्या ये 8 में है, या ये 10 तरंग में है, या ये 11 तरंग में है, या 13 तरंग में है? आपको बताना है बच्चों की कल्हड़ की राज तरंगिणी कितने तरंग में है। तरंग में होता है अध्याय, लेसन, तो आपको पता है ये 8 तरंग में है। हमने इसके पहले ही बात कर लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बौद्ध धर्म में बताता है कि निर्वाण को इंडिकेट करता है? क्या तृष्णा रूपी अग्नि का समन है निर्वाण प्राप्त करना? क्या स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता है निर्वाण प्राप्त करना? क्या परमानंद एवं विश्राम की स्थिति है निर्वाण प्राप्त करना? या धारणातीत मानसिक अवस्था है निर्वाण प्राप्त करना? और आपको मैंने बताया था महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि जो तृष्णा रूपी यानी कि जो इच्छा है इसका समाप्त हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति यानी कि निर्वाण प्राप्त है। तो इच्छा को ही तृष्णा कहते हैं। तृष्णा रूपी अग्नि का समन ही निर्वाण प्राप्त कराता है। ये इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बात किया है कि बहुत सारी बातें अब आज नहीं करेंगे, आज से रिविजन करेंगे। आगे है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके आधार पे हुआ है? क्या ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है, या ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या ये सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? और आपको पता है कि जैन दर्शन कहता है कि जो ये सृष्टि है इसका निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पहला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा था? और ये तो आपके लिए काफ़ी इजी है। भारत का ही नहीं ये पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे किसने अध्ययन किया था ये भी हमने बात किया है, किस क्षेत्र में था ये भी हमने बात किया, और ये किस राजवंश से संबंधित था, ये सारी बातें हमने की हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगा। क्या ये नालंदा विश्वविद्यालय है, या तक्षशिला विश्वविद्यालय है, या विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, या ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय है? तो आपको पता है कि ये तक्षशिला है जो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, जीवक ऐसे बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया था। और नालंदा के बारे में तो आपको पता ही है, विश्व का ही नहीं भारत का यानी कि सबका सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल द्वारा निर्मित किया गया था। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट है, बौधायन सिद्धांत का संबंध किससे है? बौधायन आप जानते हैं शुल्ब सूत्र की बात हो रहा है, जो सबसे प्राचीन गणित की पुस्तक है शुल्ब सूत्र, जिसको लिखा है बौधायन ने। इन्होंने किस पर अपना सिद्धांत दिया है?
क्या समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से संबंधित है ये, या पाई के मान की गणना से संबंधित है, या लघुगणक गणना से है, या सामान्य वितरण वक्र से है। तो बौधायन सिद्धांत की बात कर रहा है। बौधायन सिद्धांत ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से है, लेकिन जब इंडिविजुअल सुलभ सूत्र को पूछता है तो इसमें यज्ञ वेदियों की माप की विधि बताई गई है, इसीलिए इसको गणित का सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है। ये चीज याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है ओत्तुबेला महोत्सवम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? क्या ये तमिलनाडु का है, या ये केरल का है, या आंध्र प्रदेश का है, या कर्नाटक का है? तो महोत्सव भी आपको मैंने बताया है, आपको बताना है अत्तुबेला महोत्सव किस राज्य का है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, ये केरल का है। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन में है लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई और मुंबई। और मैंने आपको बताया था ललित कला अकादमी जो है ये काफ़ी बड़ी अकादमी है, और इसके जो मुख्यालय हैं ये लगभग भारत के 7 से 8 जो है राज्यों में पाए जाते हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो नहीं है। क्या लखनऊ में नहीं है इसका मुख्यालय, या भुवनेश्वर में नहीं है, या चेन्नई में नहीं है, या मुंबई में नहीं है? तो ये आप लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 3 महानगर हैं, जिसमें आपका दिल्ली था, मुंबई था और मुंबई नहीं था, दिल्ली था, चेन्नई था, कोलकाता था, और इसके अलावा लखनऊ, भुवनेश्वर, शिमला और शिलोंग, इतनी जगह पे इसके मुख्यालय थे। मुंबई में नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में से किस एक की पांडुलिपियों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? हमने इस यूनेस्को को भी बहुत अच्छे से पढ़ा, कितनी सांस्कृतिक है, कितने मिश्रित है, कितने प्राकृतिक है, अमूर्त कितने हैं, टोटल कितने हैं, कब से शुरू हुआ और किस आधार पे करता है, कौन इसके लिए रिकमेंड करता है, सारी बातें आपको पता है। तो आपको बताना है कि जो है ये जो पांडुलिपियां हैं ये किसकी हैं जिसको यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? क्या ये अभिधम्म पिटक है, क्या ये महाभारत है, क्या ये रामायण है, क्या ये ऋग्वेद है? तो ये आपको मुझे लगता है याद होगा, क्योंकि हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया है। ये ऋग्वेद की पांडुलिपियां हैं जो स्मृति रजिस्टर में शामिल हैं यूनेस्को के। आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इस पर भी हमने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया है कि कितने भारतीय हैं जिनको नोबेल मिला है, किस ईयर में मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, ये सारी बातें हमने की हैं। अभी तक कितने भारतीयों को भारत रत्न मिला है ये भी हमने बात किया, हमने बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन आज आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको पता है BS नायपाल भी हैं, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। CV रमन है, आपको पता है इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। वेंकटरामा राधा कृष्णन है, इनको भी जो है इसी क्षेत्र में दिया गया है। और कैलाशनाथ सत्यार्थी हैं जो कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने कोशिश किया है कि सभी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन कराए जाए, और वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हैं हमने उसी को रिवीजन कराया है। बाकी आप लोग क्लास को बार बार रिवीजन करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते रहेंगे और वो बनते रहते हैं, तो इसको रिविजन कीजिएगा। बाकी आपके जो क्वेश्चन सीरीज है उसको भी देखिएगा, और आई होप आपको आर्ट एंड कल्चर में अब दिक्कत नहीं होगा, और फिर हम कभी जब भी शुरू करेंगे तो कोई नया सब्जेक्ट और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आप लोगों को ढेर सारा प्यार और शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सारा साथ दिया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतना ज़्यादा उत्साहवर्धन किया उसके लिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।